जोहार झारखंड। और देखिए, झारखंड की 2 सीट सहित देश भर की 10 राज्यसभा की 24 सीट राज्यों की 24 राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। महागठबंधन ने दोनों सीट पर जीत का दावा किया है, तो बीजेपी ने भी संख्या बल कम रहने के बाद भी चौंकाने वाले नतीजों का दावा किया है। हालांकि अभी तक महागठबंधन में कांग्रेस की 1 सीट की डिमांड पर कोई भी फैसला नहीं हो सका है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में 24 सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ती दिख रही है। 10 राज्य में 24 सीट पर चुनाव होंगे, जिसमें झारखंड की भी 2 सीट शामिल है। एक नजर डालते हैं राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम पर। 1 जून को राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 18 जून को ही शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिख रही है और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है और गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में दोनों सीट महागठबंधन को आएगा। नॉमिनेशन से लेकर नामांकन वापसी की तिथि तक हमें क्या आचरण करना है, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ निर्भर करेगा और जब परिणाम आएंगे तो कुछ हो सकता है कि ऐसे परिणाम आए जो लोगों को चौंकाने वाले हों। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव में 1 सीट की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम की ओर से सीट पर ना तो हाँ कहा गया है और ना ही ना। हालांकि महागठबंधन के नेता चाहे वो कांग्रेस के हों, जेएमएम या फिर आरजेडी के, सभी दोनों सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते नहीं थकते। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करेंगे। हमारे पास है, उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं कि चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों को। स्पष्ट बता दिया ना कि गठबंधन जीतेगी। गठबंधन मजबूती से है। गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और गठबंधन के पक्ष में दोनों सीट जाएगा। पहले बिहार, फिर असम और उसके बाद बंगाल चुनाव में कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी के बाद झारखंड में महागठबंधन के सहयोगियों में तल्ख तेवर दिख रहे हैं। जेएमएम की ओर से कांग्रेस की मांग पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। इसी बीच संख्या बल कम होने के बाद भी बीजेपी की ओर से जीत के किए जा रहे दावे से सियासत गर्माती दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा का रण झारखंड में क्या रूप दिखाता है। सीट पर जारी संग्राम सुलझेगा या फिर विवाद का नया अध्याय लिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। जेटेट नियमावली में भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और मगही को जोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नई भाषा नीति पर सरकार घिरती नजर आ रही है। कहीं छात्रों का विरोध, कहीं संगठन का प्रदर्शन, और अब मंत्री समूह की दूसरी बैठक के बाद भी कोई भी हल नहीं निकल पाया है। सवाल ये है कि आखिर जेटीईटी भाषा विवाद का अंत कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जेटेट भाषा विवाद कभी सुलझ पाएगा? दूसरी बैठक भी फेल, मंत्री 2 खेमों में बटे। 5 मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति। अल्पसंख्यक ट्राइबल का मुद्दा होगा नया बवाल। बड़ा सवाल, राजनीतिक दबाव में चल रहा फैसला। सीएम करेंगे समाधान या बढ़ेगा घमासान? जेटेट भाषा विवाद पर सरकार कोई नया रोड मैप लाएगी या फिर ये मामला यूं ही बैठकों के दौर में उलझता रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई मंत्रियों की समिति की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में मंत्रियों के बीच मतभेद साफ नजर आए।
3 मंत्री एक पक्ष में रहे, जबकि 2 मंत्रियों ने विपक्ष में राय रखी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम फैसला लेंगे। तो बाकी 90% 95% तो लोग छट जाएंगे, उनको तो नागपुरी और खोटा आता नहीं, कैसे दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने भी रखा है, दीपिका जी भी रखी हैं और संजय जी भी रखा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव ने चारों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सुदेव कुमार सोनू इन भाषाओं को शामिल करने के विरोध में रहे। बैठक की सबसे चर्चित बात ये रही, मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कमेटी में किसी भी जनजातीय या अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री के न होने का मुद्दा उठा दिया। इससे एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। इसमें 5 मंत्री हैं, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कोई मंत्री नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के भी कोई मंत्री नहीं है। तो हमने कहा कि ये प्रोग्रेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का था और है भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से ये इस समिति को भी विस्तार करना चाहते हैं समिति का, तो वो कर सकते हैं। अगर वो विस्तार करते हैं तब फिर अगली बैठक होगी, नहीं तो ये अंतिम बैठक मानी जाएगी। पहली बैठक की तरह दूसरी बैठक में भी कार्मिक एवं शिक्षा विभाग के सचिव पूर्ण जानकारी लेकर नहीं पहुंचे। राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं, उन भाषाओं के छात्रों की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए। इस पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। तो हम चाहते हैं कि जनजातीय भाषा का भी सम्मान हो, तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बोलने वाले झारखंडी लोग, उनकी भी भाषा का सम्मान। कमेटी संयोजक और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया है कि इन भाषाओं को जोड़ते हुए इस बार जेटेट की परीक्षा कराई जाए। अब देखना होगा कि 2 दिनों की इस बैठक की प्रोसीडिंग जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाती है तो क्या निर्णय होता है। क्या इन भाषाओं को उसका स्थान मिल पाता है और ये विवाद खत्म होगा? लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नई भाषाओं पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? क्या राजनीतिक दबाव में उलझ गया है पूरा मामला? न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में एसआईआर का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें विशेष तौर पर बताया गया कि कैसे घर घर जाकर मतदाताओं की मैपिंग की जाएगी। पदाधिकारी के साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बहुत ही अहम बैठक हुई, जिसमें एसआईआर पर विशेष रूप से 2 घंटे का एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। उसमें ये बताया गया कि झारखंड में जो होने वाले जो एसआईआर है, जो घर घर कैसे बीएलओ पहुंचेंगे, कैसे सबका नाम इसमें से जो मृत हो गए हैं या कहीं चले गए हैं या जो भारतीय नहीं है कैसे उनका नाम कटेगा, बाकी लोगों का कैसे जुटेगा, ये पूरा विस्तृत एक कार्यक्रम बना के हम लोग को दिखाया गया। प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है भारत निर्वाचन आयोग का। इसमें आप एक चीज समझिए एसआईआर में कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 2087 के बीच में है, उनको किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं देना है, वो जन्म से ही भारतीय हैं। खबर बोकारो से है, जहां चास थाना क्षेत्र के भोजपुर कॉलोनी में सीआईएसएफ जवान के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वार्ड के पूर्व प्रत्याशी पिंटू यादव और उसके समर्थकों पर जवान की पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कई लोग घर में घुसकर हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता कंचन देवी ने चास थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी है। आरोप है कि पुलिस की ओर से अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात साफ तौर पर देखी जा सकती है। एनी टाइम ऐसा ही करता है, किसी से नहीं करता है। मैं क्या कारण है, क्यों ये बच्चा से लट जाता है? जब बात हो गया, खत्म हो गया, तो क्यों इससे लट जाता है? क्यों लोग उनके घर पर चढ़कर शीशा तोड़ दिए, दरवाजे पे मारे, महिलाओं को मारे, ये सब गलत है। और मैं यहाँ के प्रशासन से यही चाहूंगा
कि आप सत्य का न्याय करें और जो गलत है उसे सजा दिलाएं। हजारीबाग कलेक्ट्रेट कैंपस में बड़का गांव के हजारों विस्थापितों ने कोल खनन कंपनियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपनी जमीन बचाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बड़का गांव पश्चिम की तरह बड़का गांव पूरी क्षेत्र को भी कोल खनन से बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोयला खनन कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिससे उनकी उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी। प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी काफी अहम रही। प्रदर्शन के दौरान विस्थापितों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के समाहरणालय भवन को आज हजारों हजार की संख्या में किसानों ने घेराव किया। यानी हम कह ले कि बड़का गांव से निकली या जो जन आक्रोश रैली है वो हजारीबाग के समाहरणालय तक पहुंच गई है। ये वैसे लोग हैं जहां पर कोल खनन कंपनियां इनके जमीन को जो है लेकर वहां पर कोयला का खनन करना चाह रही है, और उसी के विरोध में जो ये लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरीके से बड़का गांव क्षेत्र के कुछ एरिया में जहां पर अभी फिलहाल कोयला का खनन हो रहा है वहां पर लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। ऐसे में इनका कहना है कि गोंदलपुरा क्षेत्र में जो है वो 4 फसली है, वो किसान जो है फसल को उपजाते हैं, तो ऐसे में अगर कोयला खनन कंपनी इस क्षेत्र को जो है अधिग्रहण करती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है उनको जो है फसल उपजाने में काफी समस्या होगी, और ये चाहते हैं कि अपने जमीन को किसी भी तरीके से ना दे। और इसी को लेकर जो है ये ज्ञापन सौंपने के लिए हजारीबाग के समाहरणालय कार्यालय पहुंचे हुए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। के पूर्वी टुंडी प्रखंड में पानी की एक बूंद के लिए ग्रामीणों को जंग लड़नी पड़ रही है। रामपुर पंचायत के रामपुरपुरा गांव में करीब 150 परिवार सिर्फ एक चापाकल के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। दूसरा चापाकल महीनों से खराब पड़ा है, जबकि लाखों की लागत से बना जल मीनार दिखावे का सामान बन के रह गया है। हालात इतने बदतर हैं कि पानी की लंबी कतारों ने अब घरों की शांति भी छीन ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और मुखिया से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। लोगों ने डीसी और प्रशासन से खराब चापाकल को जल्द ठीक कराने की गुहार लगाई है। बोले थे तो एक बार तो दिया है, तो टंकी खराब हो गया था ना, इसलिए क्या कीजिएगा। वो भी सुबह से देखिए भी यहाँ भी चापाकल था, उसे में टंकी लगा दिया था। अभी टंकी बंद है, अभी पानी कैसे आप लोग लाते हैं? हम लोग नंबर लगते हैं सुबह से जा करके, चापाकल में कम पानी देता है। टंकी बना था, ये टंकी के भी नल था यहाँ पर, वो नल भी यहाँ था, वो भी खत्म हो गया। आया एक बार मुखिया बना के चल गया, दोबारा ये हुल्की मारने नहीं आता। हुल्की मारने नहीं आता, अगर बोलने जाते हैं तो बोलते हम क्या करेगा, हम अपना घर से लगा दे, अपना घर से लगा दे।